नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इनइक्वलिटी के अंदर आपकी आइदर और का केस स्टार्ट करने वाले हैं। अब आइदर और क्या होता है, जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था सिलोजिज्म में, न्याय वाक्य में पढ़ाया था सिलोजिज्म में आइदर और केस क्या होता है, उसी पैटर्न पर कुछ चीजें सेम हैं और उसी को हम लोग यूज किस में करने वाले हैं, इनइक्वलिटी में यूज करने वाले हैं। तो आज की क्लास, जब आज का सेशन आप लोग पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपको खुद को ये लगेगा कि सर इसके बाद मुझे आइदर और केस में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने आइदर और के जितने भी केसेस होते हैं उन सभी को आपके सामने रखने की कोशिश की है। बोलो क्लियर? तो जितने भी केस हैं आज के बाद ऐसे समझ लीजिए आइदर और से बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी आपके दिमाग की। बिल्कुल आपको कभी टेंशन नहीं होगी सर इस तरीके का केस हो तो कैसे करना है अप्लाई, इस तरीके के केस हो तो कैसे अप्लाई करना है। अभी तक हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 में जो इनइक्वलिटी की थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा मैं बता देता हूं। जो हमारी बेसिक टर्म्स थी, बेसिक जो सिंबल्स थे, उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की बहुत अच्छी क्लास होने वाली, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली। किसके ऊपर बेस रहेगी मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये जो क्लास है हमारी, ये हमारी बेस रहेगी आइदर और के केस पर। क्या होता है आइदर और, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आइदर और का मतलब यदि मैं इंग्लिश में बात करूं तो क्या होता है, जब दो चीजों में से आपको कोई एक चीज सेलेक्ट करनी हो जिसके बारे में आपको मालूम ना हो। बोलो क्लियर? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल सिलोजिज्म में भी लिया था, आइदर राम और श्याम गोज टू स्कूल टुमारो। मेरा कहने का मतलब या तो राम स्कूल जाएगा या फिर श्याम स्कूल जाएगा। मतलब ना तो दोनों घर पे रुकेंगे और ना ही दोनों स्कूल जाने वाले हैं। समझ में आ रही बात? तो आइदर और का जो केस है उसको हिंदी में बोलते हैं या तो का केस या फिर या तो की शर्त। किस तरीके से होगा, पहले उसकी बेसिक थीम को समझेंगे, फिर उसकी कंडीशंस को पढ़ेंगे। मतलब रटना नहीं है। रटने से क्या होता है आपको पता है, मैं 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको रटा दूं, उससे मतलब नहीं निकलेगा। आप लोग जब तक उसके बेसिक भाग को नहीं समझोगे तब तक आपको आइदर और परेशान करता रहेगा। तो यहाँ मैं बात ऐसे नहीं कर रहा कि आपको प्री में ऐसी प्रॉब्लम आएगी, मेंस में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। मैं ऑल अबाउट बात कर रहा हूँ। इनइक्वलिटी जहां पर भी आता है, बैंक में तो आता ही आता है, बैंक के अलावा भी जिस भी एग्जाम में आता है, यदि आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर कुछ चीजें तो अलग है और आपने सारे के सारे केसेस को इन्वॉल्व किया। बोलो क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उससे पहले समझ लेंगे कि बेसिक थीम क्या होती है इस आइदर और की। तो समझिए एक चीज मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपसे एक नॉर्मल सी चीज बोलूं इस तरीके से। यहां पर क्या है, ये रोहित है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पर क्या है भाई, यहां पर है रोहित। ये रहा रोहित। क्या है ये रोहित? अब मैंने बोला रोहित जो है वो बड़ा है किससे, श्याम से, और श्याम जो है वो छोटा है मोहन से। ध्यान से समझिएगा क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये रोहित है, ठीक है, ये आपका श्याम है। थोड़ा तो अलग अलग बना देता हूं दोनों को, तीनों को। और ये आपका मोहन है, सबसे खतरनाक वाला। अब बात करते हैं, 3 बंदे हैं, इन तीनों बंदों को कैसे रिलेट करना है समझिएगा आप आराम से। रोहित जो है वो श्याम से बड़ा है, ठीक है। मैं रोहित से पूछता हूं भाई रोहित और श्याम तुम दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? तो रोहित ने बोला कि सर मैं श्याम से बड़ा हूं, मैं श्याम से बड़ा हूं। तो रोहित से पूछा रोहित तेरी एज क्या है? तो उसने बोला कि सर मेरी एज है मान लो 10। तो रोहित बड़ा है श्याम से, तो श्याम की एज क्या है? जैसे मैंने मान लिया श्याम की एज है 8। कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या आइदर और को किस तरीके से अप्लाई किएंगे, ये एक आइदर और का एक सिंपल केस उठाया मैंने। बोलो क्लियर? अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ये रहा रोहित और ये रहा श्याम। रोहित जो है श्याम से बड़ा है। अब यहां पर पूछा जाए जो श्याम है ना, श्याम, वो श्याम किससे छोटा है? मोहन से। अब आप ये कहोगे सर रोहित और श्याम के बारे में चलो मुझे मालूम था, ये आपने बोल दिया कि रोहित श्याम से बड़ा है। चलो श्याम और मोहन के बारे में देखते हैं, श्याम और मोहन के बारे में क्या कंडीशन है। श्याम जो है वो मोहन से क्या है, छोटा है। तो मोहन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ये 8 है तो मोहन 9 साल का भी हो सकता है, ये 8 है तो मोहन 10 साल का भी हो सकता है, ये 8 है तो मोहन 11 साल का भी होता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। मेरा कहने का मतलब यदि श्याम मोहन से छोटा है, तो ये तो नहीं बोला कितना छोटा है, तो मैं आपसे बोलूं यदि श्याम की एज 8 है तो मोहन की क्या क्या हो सकती है? आप बोलो सर 8 की जगह 9 भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा है ना 9, 8 से बड़ा ही तो होता है 9, 8 से बड़ा 10 भी होता है, 8 से बड़ा 11 भी होता है, 12 भी होता है। मतलब मोहन के पास कई वैल्यूज हैं। अब आप एक चीज समझिए,
ये चीज तो मुझे समझ में आ गई कि भाई रोहित और श्याम के बीच में क्या रिलेशन है और श्याम और मोहन के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई रोहित और मोहन के बीच में क्या रिलेशन है, तो अब आपका दिमाग चकराएगा कि सर ये बताइए, रोहित यहाँ है, मोहन यहाँ है, रोहित के पास 10 है, 10 एज है उसकी, मोहन के पास देखा तो 9 है, तो 9 यदि मोहन होता है और 10 रोहित होता है तो रोहित बड़ा हुआ मोहन से। चलिए दूसरी कंडीशन, मोहन ने बोला मेरे पास 10 भी है, तो इसका मतलब रोहित और मोहन दोनों बराबर के भी हो सकते हैं। फिर मोहन बोला मेरे पास 11 भी है, तो मोहन रोहित से बड़ा भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब रोहित और मोहन को यदि मैं रिलेट करने लगूं तो 3 चीजें होंगी, या तो रोहित बड़ा होगा, या फिर छोटा होगा, और या फिर क्या होगा, बराबर होगा। आपको समझ में आ रही होंगी ये 3 कंडीशन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे डायरेक्टली रोहित और मोहन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और जिनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता उनके बारे में यदि मैं कुछ भी बोलता हूं तो वो सारी चीजें डाउट में चली जाती है। बोलो क्लियर। ऐसा मैंने सिलोजिज्म में भी बोला था। मैं रिलेट कर रहा हूं उस चैप्टर को इससे, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वही चीज आने वाली लेकिन थोड़ी डिफरेंट वे में। सबसे पहली बात समझ में आई आपको, तो रोहित और मोहन के बीच में यदि कंक्लूजन्स, निष्कर्ष दिए जाएं तो आप क्या क्या लगाओगे कि सर रोहित जो है वो मोहन से बड़ा हो सकता है, रोहित जो है मोहन से छोटा हो सकता है, रोहित जो है मोहन के बराबर हो सकता है। बोलो तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो रोहित और मोहन के बारे में डायरेक्टली तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कंडीशन बेस में बोलूं तो इन तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। बोलो क्लियर। तो जब 2 चीजों में आपको 2 चीजों को रिलेट करना हो, या फिर 2 चीजों में से एक चीज को सेलेक्ट करना हो, तो आप लोग क्या बोलते थे, या तो ये काम होगा या फिर ये काम नहीं होगा, इस तरीके से बोलते थे सिलोजिज्म में। या नहीं का तो कोई सेंस है ही नहीं। तो सीधी सी बात ये है, यदि मैं रोहित और मोहन को बोलने लगूं निष्कर्ष में, कंक्लूजन में मैं यहाँ पर रोहित और मोहन को बोलने लगूं, ये कंक्लूजन है कि रोहित जो है मोहन से बड़ा होगा। अब आपको पता है एक कंक्लूजन ये हो गया, और दूसरा कंक्लूजन आइदर और का मतलब सिंपल सा होता है कि जब 2 चीजों में से एक चीज सेलेक्ट करनी हो। तो आप ये बताइए रोहित और मोहन के बीच में कितने सिंबल्स काम कर रहे हैं। रोहित और मोहन के बीच में आपके 3 सिंबल काम कर रहे हैं। रोहित और मोहन के बीच में आपके 3 सिंबल काम कर रहे हैं। तो 2 निष्कर्षों में, 2 कंक्लूजनों में 3 सिंबल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो अब आप एक चीज ये समझ लीजिए कि कब 3 सिंबल चाहिए होते हैं हमें। बोलो क्लियर। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि हमें कब 3 सिंबल चाहिए होते हैं। बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि सर कभी तो वो जो सिंबल्स होते हैं उनसे काम चल जाता है, ग्रेटर और लेस हो तब भी आइदर और बन जाता है, कभी 3 सिंबल चाहिए होते। तो प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम जब आती है जिन दो के बीच में आप कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन जब फाइंड आप नहीं कर पाते हैं, डाउट की कंडीशन हो जाती है, तब इन 3 सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। या फिर मैं बोलूं कि जब उन दोनों के बीच में, जिनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना, उनके बीच में अपोजिट सिंबल्स हो जाते हैं। देखो ये ग्रेटर का है, ये लेस का है। जब ऐसा हो जाता है तब मुझे 3 सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। बोलो क्लियर। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आइदर और कंडीशन इनइक्वलिटी में हर बार आपको 3 सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको। बोलो क्लियर है। कब किस केस में जो जरूरत पड़ेगी वही मैं आपको आगे के 8-9 स्टेप्स में वही सिखाने वाला हूं। बोलो क्लियर। तो रोहित मोहन, यदि मैं यहां पर बात करूं दोबारा से रोहित और मोहन की, तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर दोनों सब्जेक्ट क्या हैं, समान है। एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, दोनों समान है। यहाँ भी रोहित मोहन की बात हो रही है, यहाँ रोहित मोहन की। तो एक कंडीशन हमारे हिसाब से क्या बन गई कि जब भी कंक्लूजन में आइदर और की मैं सोचूंगा, तो जो दोनों सब्जेक्ट्स है ना, दोनों सब्जेक्ट या फिर दोनों ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, जो भी इनको आप बोलो, इंग्लिश नहीं हम लोगों को समझनी है, इक्वलिटी समझनी है, तो इसको सब्जेक्ट बोल लो, बाद वाले को ऑब्जेक्ट बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। बोलो क्लियर। यही मैं आपको सिलोजिज्म न्याय वाक्य में बताई थी। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात। और रोहित और मोहन के बीच में साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। बोलो क्लियर। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई। और ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों कंक्लूजन्स हैं, ये फॉल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन फॉल्स। या फिर दूसरी चीज क्या है, डाउट कंडीशन। जब आपको रोहित और मोहन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो यदि मैं नॉर्मली तरीके से पूछूं रोहित मोहन से बड़ा है, आप क्या बोलोगे, सर मालूम नहीं है, या फिर डाउट कंडीशन है। बोलो क्लियर। मैं पूछूं रोहित मोहन से छोटा है या बराबर है, आप बोलो सर जब इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता तो दोनों चीजें बोली जाएंगी तो वो गलत होंगी।
समझ में आई बात। लेकिन फाइनली आंसर तो कुछ ना कुछ करना है। क्यों करना है? क्योंकि रोहित मोहन से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। ये 3 केस हैं, ये 3 सिंबल्स हैं। तो 2 निष्कर्षों में, 2 कंक्लूजनों में 3 सिंबल लाने की जो ट्रिक है वो क्या है आपके पास। यहाँ ऊपर ग्रेटर आ चुका है, रोहित ग्रेटर हो चुका है, तो 2 चीज बच रही है, रोहित लेस होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, इक्वल। बोलो क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, ये जो केस है वो किसका बन गया, आइदर और का, आइदर फर्स्ट और सेकंड। बोलो क्लियर। या तो रोहित मोहन से बड़ा होगा या फिर उससे छोटा या फिर उसके बराबर होगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो केस मैं आपको ये जो थीम समझा रहा हूँ वो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे आगे मुझे इसका यूज लेना है। बोलो क्लियर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो क्वेश्चंस नहीं है, एक तरह की थीम है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ या फिर कब 3 सिंबल्स की जरूरत पड़ती है हमें आइदर और बनाने के लिए, कब 2 सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। यदि दोनों ये गलत हो जाते हैं किसी भी कारणवश तो हम लोग क्या बोल देंगे, आइदर और की जगह बोल देंगे नीदर नॉर या नाइदर नॉर। बोलो क्लियर। नाइदर नॉर का मतलब है ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। बोलो क्लियर है। बढ़ूं आगे। चलिए, सबसे पहली थीम जो आपके सामने है, ये जो मैंने कंडीशंस लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स बोल दीजिए आप इनको, ये आप लोगों को मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं जो अभी मैंने बातें की थी। क्या क्या कंडीशन बेसिक देखनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। अभी बोला था रोहित मोहन, रोहित मोहन। बोलो क्लियर है। तभी ये कंक्लूजन किस में जाता है, आइदर और में जाता है। दोनों कर्ता और कर्म समान होने चाहिए। हिंदी भी समझ लीजिए क्योंकि आपको बोला था हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे हम लोग बैच को। बोथ कंक्लूजन्स हैविंग डिफरेंट साइन। दोनों निष्कर्षों में चिन्ह क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। बोलो क्लियर। तीसरी कंडीशन है बोथ कंक्लूजन्स आर फॉल्स और इन डाउट कंडीशन। दोनों के जो दोनों निष्कर्ष हैं आपके या तो गलत होने चाहिए या फिर डाउट की कंडीशन होती है। अभी समझाया था आपको थोड़ी देर पहले। क्लियर है। तो ये जो 3 कंडीशन है ये फुलफिल होती हैं तो आपकी आइदर और की कंडीशन मार्क्स हो जाती है। ये जो सेकंड कंडीशन मैंने बोली है बोथ कंक्लूजन्स हैविंग डिफरेंट साइंस, या फिर मैं अपोजिट साइन भी बोलूं इसको, तो डिफरेंट साइन और अपोजिट साइन ये डिपेंड करता है आपके स्टेटमेंट पे। यदि केस आपका ग्रेटर और केवल लेस का होगा अपोजिट साइन के साथ तो अलग बातें होंगी। यदि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू लेस का होगा तो अलग बात होगी, और यदि केस नॉट इक्वल का होगा तो अलग बात होगी। ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है। बोलो क्लियर। जैसे कथन के हिसाब से ये वाली बात करेगा। तो ये जो 3 केसेस हैं आप आराम से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, अपोजिट सिंबल होने चाहिए, और कंक्लूजन क्या है, या तो फॉल्स होना चाहिए या फिर डाउट की कंडीशन होना चाहिए। बोलो क्लियर। अब मैं चलता हूं आगे की तरफ कि भाई किस तरीके से बिल्कुल बेसिक वाले केस से उठा के और आपको आगे तक लेके चले जाएंगे। सही है क्या। तो बस बने रहिए हमारे साथ और पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि देख लीजिए आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं लगना चाहिए आपको कि सर आइदर और के केस में हम लोग अभी भी फंस जाया करते हैं। क्योंकि मान के चलिए जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे बैंक में आते हैं या किसी भी एग्जाम में आते हैं, तो 5 में से कम 2 से 3 कंडीशन तो आपकी आइदर और की होती है। बोलो क्लियर। इंपॉर्टेंट है, इसलिए बने रहिए पूरी एनर्जी के साथ। चलिए बात करते हैं पहली थीम क्या है आपके सामने। देखिए, ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है। क्या समझ में आया कि ए बी से बड़ा है। ए नाम का जो बंदा है वो किससे बड़ा है, बी से। मतलब इन दोनों के बारे में रिलेशन है आपके पास ए और बी के। और बी और सी का देखूं तो बी जो है वो सी से छोटा है। क्या कहीं रिलेशन ए और सी के बीच में एस्टेब्लिश कर सकते हो क्या आप बोलो सर जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश नहीं होगा। उसका रीजन है क्योंकि साइन क्या हो गए, अपोजिट हो गए। यदि साइन सर इस तरीके से होते ना, यदि साइन जो है आपके वो इस तरीके से होते, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, तो साइन क्या है, सेम है चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो। ग्रेटर है चाहे लेस होता दोनों लेस होते। तो मेरा कहने का मतलब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक मोड पे ए सी का रिलेशन बनता था कि ए सी से बड़ा होगा। बोलो क्लियर है। लेकिन यदि मैं बात करूं आपको यहाँ से, यहाँ जो सिंबल है वो घर बंद वाली स्थिति है। घर बंद वाली स्थिति का मतलब ग्रेटर से चले और लेस तक पहुंच गए। क्या आप ए और सी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं। तो ये वाला जो सिंबल है वो तो राइट का होता है, ये वाला सिंबल रॉन्ग का होता है, और ये वाला सिंबल होता है अपना डाउट का। डाउट का मतलब जिसके बारे में मालूम नहीं है। तो चलिए डायरेक्टली यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं इसको कैसे समझाऊंगा कि ए और सी के बीच में
कोई भी रिलेशन नहीं है, ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसको मैं दो तरीके से सीख सकता हूँ, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ए सी से बड़ा भी हो सकता है, ए सी से छोटा भी हो सकता है और ए सी के बराबर भी हो सकता है। ये तीन चीजें दिमाग में आएंगी। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं या फिर दूसरी चीज कैसे याद रख सकते हैं, यदि मैं इसको डिटेल में समझूं, देखिए कैसे वैल्यू लेके पुट करके आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि क्लास है यार, क्लास में चाहे मेरी आज की क्लास में 2 ही क्वेश्चन हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। बोलो क्लियर है? ये फंडा आपको मैंने क्लियर पहले ही कर दिया है कि क्लासेस की कोई भी ये नहीं है कि भाई क्लास किस तरीके से हो, 2 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो। हमारा जो पूरा मेन मोटो है वो ये है कि हमारी जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाना, शेयर करना आपके साथ। चलिए ध्यान से समझिए, ए बी से बड़ा है, इसको मैंने 10 ले लिया और इसको ले लिया मैंने 8, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा है, 8 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। और जो B है ना वो C से छोटा है। अब ये B जो है C से छोटा है, तो C क्या क्या हो सकता है? C 9 हो सकता है, भाई 8 से तो 9 बड़ा ही होता है। C 10 भी हो सकता है और C 11 भी हो सकता है। अब आपको समझ में एक चीज आ रही होगी कि सर B और C के बारे में ये पता है और A और B के बारे में पता है, यदि मैं A को C से कनेक्ट करने लगूं तो क्या क्या हो सकता है। देखिए A जो है यदि 10 होगा और C यदि 9 होगा तो A बड़ा होगा किससे? C से। एक कंडीशन, A यदि 10 है, C यदि 10 हो जाए तो A जो है वो C के बराबर हो जाएगा सर। बोलो क्लियर? और यदि A 10 है और C 11 हो जाए तो A जो है वो छोटा हो जाएगा किससे? C से। मेरा कहने का मतलब यहाँ हम लोगों को कितने सिंबल्स की जरूरत पड़ रही है, तो आप एक चीज बोलोगे सर हमें यहाँ पर 3 सिंबल्स की जरूरत पड़ रही है। क्यों? वही बात आ गई, क्योंकि ए और सी के बीच में साइन जो है वो अपोजिट है। तो एक चीज आपके दिमाग में क्लियर कर लीजिए, जब अपोजिट सिंबल्स होंगे तो एक ही चीज आपको अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, जब अपोजिट सिंबल्स होते हैं तो आपको 3 सिंबल्स आइदर और की कंडीशन के लिए चाहिए। बोलो क्लियर है? कितने सिंबल्स चाहिए? 3 सिंबल चाहिए। तो मैं एक ही केस में आपको आइदर और भी बता दूंगा और उसी केस में आपको नाइदर नॉर भी बता दूंगा। तो ए और सी के बीच में आइदर और लगाने के लिए कितने सिंबल्स चाहिए? 3, क्योंकि ए और सी के बीच में अपोजिट सिंबल्स आ चुके हैं, ग्रेटर आ चुका, लेस आ चुका है। बोलो क्लियर है? तो ए और सी को यदि मैं आइदर और की कंडीशन बनाना चाहता हूं तो मुझे 2 निष्कर्षों में, 2 कंक्लूजन्स में आपको 3 सिंबल चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? देखो ए और सी के बीच में ग्रेटर का साइन है सर। जब ग्रेटर हो गया तो कितने 2 सिंबल बच गए सर? एक तो लेस बच गया और एक इक्वल बच गया, जो कि मुझे अगले कंक्लूजन में लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही कंक्लूजन्स में तो आइदर और बनता है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो इसको मैंने देखा तो ये भी डाउट में है, इसको मैंने देखा तो ये भी डाउट में है। जब दोनों ही डाउट कंडीशन हो गए, दोनों ही फॉल्स कंडीशन होगी, दोनों ही नॉट वैलिड वाली कंडीशन होगी, दोनों ही नो रिलेशन वाली कंडीशन हो गई, इसका मतलब क्या है? फाइनली जो आंसर आपका होने वाला है वो क्या होगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात आपको? चलो इधर देखते हैं, दूसरे तरीके से भी हो सकता है। जरूरी है कि ये ग्रेटर देन सी हो सकता है ए लेस देन सी हो जाए। अब ए और सी के बीच में, जिनके बीच में आपको रिलेशन मालूम नहीं था, आपको लेस देन का रिलेशन मालूम चला। जब ए सी से छोटा हो सकता है, बचा क्या? बचा है सर ए सी से बड़ा हो और बराबर हो। मेरा कहने का मतलब क्या, आपको ये कंडीशन और ये कंडीशन डाउट में दिख रही है, फॉल्स में दिख रही है, नॉट वैलिड में दिख रही है, अप्रूव से बिल्कुल दिख रही है। इसका मतलब ये है कि ए और सी के बीच में 3 सिंबल्स चाहिए थे, एक लेस चाहिए था, ग्रेटर चाहिए था, इक्वल चाहिए था। क्या ये तीनों सिंबल आपके 2 कंक्लूजन्स में आ गए? अप्रूव से बिल्कुल आ गए। इसका मतलब फाइनली इसका आंसर क्या होगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो बस यहीं पर मैंने कंक्लूड कर दिया कि इस तरह की जब भी कंडीशन आएगी तो मैं आराम से आइदर फर्स्ट और सेकंड कहकर आंसर देकर निकल जाऊंगा। अब देखो, इसी कंडीशन को यदि इसी स्टेटमेंट को मैं लूं, यदि इसी स्टेटमेंट को मैं लूं और मैं आपसे बोलूं कि सर इसी में यदि मैं आइदर और ना बनाना चाहूं, मैं नाइदर नॉर बनाना चाहूं, या फिर बच्चों को कंफ्यूज करना चाहूं, तो क्या बन सकता है? तो क्लियर रखिएगा दिमाग में, स्टेटमेंट यही है, बस मैं थोड़ा सा चीजों को चेंज करूंगा। ध्यान से समझिएगा कि इसी में आइदर और की जगह नाइदर नॉर बनाना होता तो क्या करता? तो भाई मैं सीधा करता, ए और सी के बीच में आपको बोलता ए ग्रेटर देन सी और दूसरा केस बोलता ए लेस देन सी। एक तरीका तो ये था मेरे पास, और दूसरा केस क्या होता देखना, ध्यान से समझना।
ए ग्रेटर सी, ए इक्वल टू सी। तीसरा केस क्या होता है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, ए लेस सी और ए इक्वल टू सी। अब ध्यान से समझिए आप, मुझे ए और सी के बीच में कुछ भी मालूम नहीं है, डाउट का रिलेशन है, तो ये भी डाउट होता और ये भी डाउट होता, ठीक है मान लिया मैंने। लेकिन ये चीज बताइए, जहां ए और सी के बीच में सिंबल्स जो है वो डिफरेंट है, अपोजिट सिंबल्स हैं, तो मुझे इनके बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए कितने सिंबल्स चाहिए? सर दो कंक्लूजन्स में आपको 3 सिंबल चाहिए, ग्रेटर का, लेस का और इक्वल का। अब आप मुझे बताइए, ग्रेटर मिल गया, लेस मिल गया, इक्वल कहाँ है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस को मैं क्या बोलूंगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। बोलो क्लियर? यही कहीं समझ में आ गया कि नीदर का मतलब क्या, अलग नहीं होता कुछ भी, क्योंकि देखो सब्जेक्ट सेम है, सब कुछ ठीक था, सब्जेक्ट सेम है, दोनों डाउट में भी हैं, लेकिन ये बताइए वो रिलेशन निकालने के लिए जो सेकंड कंडीशन है कि स्टेटमेंट के हिसाब से आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने सिंबल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। कितने सिंबल्स की जरूरत है? 3 सिंबल्स की, और ये कितने दे रहा है? 2। तो अपोजिट जब भी डायरेक्शन में होते हैं तो सिंबल कितने चाहिए होते हैं? 3। यहाँ दे रहा है 2, यहाँ पर भी दे रहा है, तो यहाँ ग्रेटर दे दिया और इक्वल दे दिया, लेस को खा गया, लेस को खा गया, मतलब ये भी क्या बन गया, नीदर नॉर। सही है क्या? इधर देखो लेस दे दिया, इक्वल दे दिया, ग्रेटर को खा गया, तो ये भी क्या बन गया, नीदर नॉर। तो ये तीनों के तीनों केस इस स्टेटमेंट के हिसाब से किस केस में चले जाते हैं? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ना इधर फर्स्ट होगा, ना ही फर्स्ट होगा, ना ही सेकंड होगा। बोलो क्लियर? क्या ये पूरी थीम समझ में आई? फर्स्ट थीम है ये, ऐसी आपको 7-8 थीम समझाने वाला हूं मैं आज की क्लास में, ठीक है? तो चलिए बने रहिए पूरी एनर्जी के साथ। चलिए चलते हैं अगले पैटर्न पर। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या है अगला पैटर्न। हर एक पैटर्न मैंने बिल्कुल ढूंढ के लिया, आपको कोई किसी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ध्यान से समझिएगा। P ग्रेटर, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ आपको, कथन क्या दिया हुआ, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, R ग्रेटर देन इक्वल टू S और S ग्रेटर देन इक्वल टू T। दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, P से और किसका रिलेशन पूछ रहा है? R का। P से किसका रिलेशन पूछ रहा है? R का। मैंने बेसिक भाग में बोला था कि भाई देखो P से R तक, अब आप एक चीज देखो, P से R तक जो आपके सिंबल हैं, P से R तक जो आपके सिंबल हैं वो अपोजिट तो नहीं है ना? अपोजिट वाला तो कंसेप्ट नहीं है। चलो मैं बात करता हूँ, P से R तक कौन सा सिंबल सही करना है? ग्रेटर का। तो P से R तक सिंबल जो है ये ग्रेटर का कब सही होता है? समझिएगा ध्यान से, P से R के बीच में ये जो सिंबल है ग्रेटर का, ये कब सही होता है? जब P से R के बीच में या तो सारे सिंबल ग्रेटर के हों, एक चीज बताई थी, या फिर कम से कम एक सिंबल ग्रेटर का हो, बाकी सब ग्रेटर इक्वल हो, चाहे इक्वल हो। क्योंकि आपको मालूम है सर, ग्रेटर वाला जो है ना वो ग्रेटर इक्वल और इक्वल इन दोनों से पहली प्रायोरिटी पे होता है, और दूसरी प्रायोरिटी पे ये होता है, और तीसरी पे ये होता है। समझ में आ गई बात? तो क्या P और R के बीच में एक भी सिंबल ऐसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। मैंने क्या बोला था, जो आइदर और की अपनी कंडीशन है उसमें चाहे वो गलत हो जाए, चाहे फॉल्स हो जाए, चाहे वो डाउट की कंडीशन में चला जाए, चाहे वो नॉट वैलिड की कंडीशन में चला जाए। बोलो क्लियर? तो पहला तो क्या हो गया? गलत हो गया, मान लिया भाई, ठीक। चलिए चलते हैं दूसरी कंडीशन देते हैं। P और R के बीच में ये क्या चाह रहा है कि इक्वल का सिंबल सही हो जाए। तो मैं बताऊं, P और R के बीच में इक्वल का सिंबल डेफिनेटली ट्रू कब होता, सही कब होता? जब ये दोनों सिंबल क्या होते? इक्वल के होते। क्योंकि आपको पता है ग्रेटर सबसे पहले प्रायोरिटी लेता है, फिर दूसरे नंबर पे ये, तब जाके कहीं ये सही होता है। ये तो तब सही होता जब इस तरीके से होता, P बराबर Q बराबर R, ऐसे होता ना, तब मैं P बराबर R को सही करता। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही है बात आपको? तो यदि समझ में आ गई है तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इसी केस में, ठीक। तो P बराबर R भी क्या हो जाएगा? फॉल्स कंडीशन में चला गया, गलत वाली कंडीशन में चला गया। अब आप एक चीज समझिए कि P और R के बीच में ये जो कंक्लूजन आपको दिया गया है, इस कंक्लूजन के हिसाब से P और R के बीच में कौन कौन से सिंबल्स दे रखे हैं? आप बोलोगे सर P से लेके R के बीच में या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है, यही दो कंडीशन दे रखी है। तो P और R के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है कि फाइनली मैं क्या आंसर दूं। क्या दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है? PR कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो भाई, दोनों सब्जेक्ट समान हैं, सब्जेक्ट भी समान है, और उनके बीच में जो आए हुए सिंबल्स हैं वो दोनों ही निष्कर्षों में दे रखे हैं आपको। इसका मतलब ये है, इस कंडीशन को भी मैं क्या बोलने वाला हूं? आइदर और। अब आप मेरे से ये नहीं कहेंगे सर 3 सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, आपने तो बोला था ग्रेटर चाहिए होता है, लेस चाहिए होता है, इक्वल चाहिए होता है। अब आप मुझे एक चीज बता दो, यदि मैं यहाँ P और R के बीच में कहीं
लेस का सिंबल लिया था तो पी और आर के बीच में लेस का सिंबल डेफिनेटली फॉल्स हो जाता। ये जो बात है ना, ट्रू डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, इनके बारे में भी बताऊंगा, इनको भी बताऊंगा, क्योंकि ट्रू और डेफिनेटली ट्रू तो एक ही बात होती है, लेकिन फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है निश्चित रूप से गलत। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं इसी निष्कर्ष में ऐसे बोलता आपको P लेस देन R, आप पता क्या बोलते हैं, आप पता मेरे को क्या बोलते हैं कि सर ये निश्चित रूप से गलत होगा, और इसके अंदर जो फॉल्स वाली कंडीशन होती है ना आइदर और में, वो निश्चित रूप से नहीं होता, वो होता है या तो गलत या फिर सही। बोलो क्लियर। तो गलत वाला जो केस है वो मैं लिख रहा हूं, मैं P लेस देन R यदि इसमें देता तो आप पता मेरे को एक चीज बोलते हैं कि सर ये तो निश्चित रूप से गलत है, डेफिनेटली ट्रू है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब इतना सा है कि ये जो भाग है वो तो इसमें नहीं आएगा, और आइदर और की कंडीशन यदि मुझे बनानी होगी, आइदर और की कंडीशन यदि मुझे बनानी होगी तो मैं इन दोनों को आराम से बना सकता हूं। बोलो क्लियर। क्योंकि P और R के बीच में एक ही चीज सही होने वाली है, या तो PR से बड़ा होगा या फिर PR के बराबर होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज सही होगी, या तो ऊपर वाली चीज सही होगी या फिर नीचे वाली चीज होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। अब आप बोलते सर यदि तीसरे निष्कर्ष में ऐसा होता, P ग्रेटर देन इक्वल टू R होता तो क्या होता। अरे तो भाई सीधी सी बात है, ये बात तो सही हो जाती ना, 100% डेफिनेटली ट्रू हो जाती। इसके साथ तो आइदर और का केस बनता ही नहीं। समझ में आ रही है बात। तो आइदर और किस किस के साथ बना, ग्रेटर, क्योंकि P और R के बीच में एक ही रिलेशन आपको दिख रहा है, या तो P R से बड़ा होगा या फिर P R के बराबर होगा। तो बड़ा होगा तो बराबर नहीं हो सकता, बराबर होगा तो बड़ा नहीं हो सकता। तो जब ऐसी कंडीशन फंस जाती है तभी तो मैं बोलता हूँ या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। बच्चों बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है बात आपको। चलिए बात करते हैं अगले पैटर्न की। देखिए ये आपके सामने अगला पैटर्न है। अगला पैटर्न किस तरीके से समझेंगे पहले देखिए, L ग्रेटर M लेस देन इक्वल टू N लेस देन O ग्रेटर देन इक्वल टू P। अब आप एक चीज बताइए, आपको पूछा किस किस के बारे में, आपको पूछा है सर L से O के बारे में। कहां कहां पूछा हुआ है, L से O के बारे में। तो L से लेकर और कहां तक जाना है मुझे जाना है भाई साहब O तक। तो L से O तक यदि मुझे जाना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं जाऊं। तो चलिए बात करता हूं, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं, आपको थोड़ी सी और अच्छे से दिख जाएगा बोर्ड पर। तो मैं आपसे बोलूं कि L से O तक जाना है। चलो सिंबल देखते हैं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। क्या आपको समझ में आ गया अपोजिट साइन? अरे अपोजिट साइन समझ में आए? अपोजिट साइन समझ में आते ही एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, सर आपने बोला था जब जब अपोजिट साइन होते हैं, जब जब मुझे 3 सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। मैं लिख देता हूं इस चीज को कि भाई जब भी अपोजिट साइंस होते हैं, जब जब अपोजिट साइंस होंगे तब तब मुझे कितने सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी, 3 सिंबल्स की। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है आपके स्टेटमेंट की कंडीशन के ऊपर। बोलो क्लियर। तो मुझे पता है L और O के बीच में साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गए। ठीक है, साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गए। और कौन कौन से साइन आ रहे हैं, ग्रेटर का भी आ रहा है, लेस का भी आ रहा है, इक्वल का भी आ रहा है। मेरा कहने का मतलब L और O के बीच में यदि आप आइदर और की कंडीशन बनाना चाहते हो तो L और O दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, पहली बात तो बोलो क्लियर। और उन दोनों के बीच में अपोजिट साइन होने चाहिए, और उनके बीच में आइदर और बनाने के लिए उनके बीच में 3 सिंबल्स 2 निष्कर्ष होना चाहिए, 3 सिंबल्स 2 कंक्लूजन्स में होना चाहिए। बोलो क्लियर। तो 3 सिंबल्स को 2 कंक्लूजन में लाने की विधि मैंने आपको बताई थी कि सर एक में ग्रेटर ले लो तो अगले में लेस इक्वल ले लेना, यदि इसमें लेस ले लो तो इसमें ग्रेटर इक्वल ले लेना। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रही बात। तो यदि मैं आपसे बोलूं, यदि मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूं कि भाई इस तरीके से इसका फाइनल आंसर कैसे देंगे, तो L और O के बीच में ये जो बात है ये गलत है। क्यों? क्योंकि L और O के बीच में रिलेशन तो फाइंड ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे अपोजिट साइंस हो गए। जब भी अपोजिट साइन होते हैं आप नहीं कह सकते कि L O से बड़ा है, छोटा है, क्या है। बोलो क्लियर। तो L और O के बीच में यदि मैं डायरेक्टली बात करूं तो ये बात गलत होगी, और L और O के बीच में डायरेक्टली बात करूं तो ये बात भी गलत होगी। गलत बोल दो, चाहे इसको डाउट की कंडीशन बोल दो। बोलो क्लियर। तो L और O के बीच में फाइनली होना तो कुछ ना कुछ है। तो चलिए बात करते हैं L और O के बीच में, या तो L O से बड़ा होगा या फिर L O से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो किसकी बन गई, आइदर और की, आइदर फर्स्ट और सेकंड। समझ में आ गई बात, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही। ऑप्शन कैसे आते हैं,
फर्स्ट ट्रू, दूसरा ऑप्शन सेकंड ट्रू, तीसरा ऑप्शन आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, फोर्थ आता है आपका बोथ ट्रू और फिफ्थ आता है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड ट्रू। बोलो क्लियर, ना तो पहला ना ही दूसरा। समझ में आ रही है बात? चलिए बात करते हैं इसी को यदि मैं रिलेट करूं कि एक कंडीशन और कैसे बनती कंक्लूजन को आइदर और में बनाने की, तो ध्यान से समझिएगा। एल लेस हो जाता किससे, ओ से, और एल जो है वो ग्रेटर इक्वल हो जाता ओ के। बोलो क्लियर, तो ये भी कंडीशन होती है। इसमें भी क्या है, एल और ओ के बीच में 3 सिंबल चाहिए। देखो लेस का आ गया, ग्रेटर का आ गया और इक्वल का आ गया। इसका मतलब ये भी कंडीशन जो होती है मेरी किसकी हो जाती, ये भी कंडीशन आइदर और की हो जाती है। आइदर और मतलब आइदर फर्स्ट सही, आइदर फर्स्ट करेक्ट और सेकंड करेक्ट। बोलो क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो ये जो मेरी थी वो तीसरी कंडीशन थी। अब चलते हैं चौथी कंडीशन पर, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, एकदम से खाने की कोशिश नहीं करेंगे, मुंह जल जाएगा बच्चों। बोलो क्लियर, मुंह जलता है ना, जल्दी से हम लोग खा जाते हैं। कोई भी चीज बनती है घर में तो बड़े प्यार से ठंडा कर करके खाइए, मजा आपको ठंडी चीज ही देने वाले। कुछ कहेंगे नहीं सर गर्म चीजों में भी मजा आता, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। चलिए बात करते हैं, देखिए P बराबर Q ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन S इक्वल टू T ग्रेटर देन U। तो मेरा कहने का मतलब है कंक्लूजन आपको क्या पूछा हुआ है, अब कुछ चीजें और समझाने का वक्त आ गया है। कुछ चीजें और समझाने का आपके सामने में इस तरीके से लाया हूं इस चीज को, जिससे आपको पेपर में देखने को मिले तो आपको याद आ जाए कि अरविंद सर ने एक चीज बताई थी। इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है और आएगी, पक्का आती है पेपर में। किसी भी पेपर में आप बैठोगे तो आपको दिख जाएगी ये चीज, ध्यान से समझना। आपको रिलेशन लेना है P से U के बीच में, तो आप एक सिंगल चीज सबसे पहले देखोगे, सर P से U के बीच में जो सिंबल है वो अपोजिट है कि नॉर्मल है। आप बोलोगे सर इक्वल का ठीक है, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल ग्रेटर, हो गया अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होते ही आपके दिमाग में एक चीज चमक जानी चाहिए, इतनी देर से मैं यही बोल रहा हूं। अपोजिट सिंबल मींस 3 साइंस रिक्वायर्ड। जब भी अपोजिट सिंबल होते हैं, तो आपको 3 चिन्हों की जरूरत पड़ती है, 3 साइन की जरूरत पड़ती है। वो ग्रेटर होता है, वो लेस होता है और वो इक्वल होता है। बस ये चीज दिमाग में रखिए यार, समझ में आ गई बात? जब भी अपोजिट सिंबल होंगे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इनकी जरूरत पड़ेगी तो आप आ जाइए। चलिए काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है P और U के बीच में ये सारे सिंबल आपको मिल रहे हैं। देखो ग्रेटर भी मिल रहा है आपको, ठीक है, आपको लेस भी मिल रहा है, आपको इक्वल भी मिल रहा है। तो इन तीनों की तीनों सिंबल की रिलेशन बनाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक, डायरेक्टली बात करूं, P और U के बारे में कुछ भी बोला गया नहीं है। ठीक, तो चलिए P और U के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बोला गया, तो इसको भी डाउट बोल दो। और Q और U के बीच में भी डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला गया, इसको भी क्या बोल दो, डाउट बोल दो। बोल दिया डाउट बोला। सबसे पहले जैसे डाउट बोला जाता है, ऐसे ही आप लोग जाते हो सबसे पहले सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, जाते हो, आप बोलोगे सर ऊपर तो सब्जेक्ट है P और U और नीचे सब्जेक्ट है Q और U, तो सर आपकी कंडीशन गलत हो चुकी है आइदर और की। तो मैं तो सर इसको बोलूंगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। लेकिन बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि ऐसी जो केसेस होती है उनमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पेपर में जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं। वो सोचते हैं P और U, Q और U, ये तो दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग है। चलो U तो कॉमन है इनमें, ठीक है, लेकिन P और Q तो अलग अलग है। लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, मैंने बोला था कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं आपके लिए। P ग्रेटर देन U। अब मुझे एक चीज बताइए, जब P Q के बराबर है, P जो है वो Q के बराबर है, इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये है कि P लिखो यहाँ पर, चाहे आप यहाँ पर Q लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि P और Q तो बराबर है ना। P मान लो 10 साल का है तो Q भी 10 साल का है, तो चाहे P लिखो चाहे Q लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। और इधर भी यदि मैं बात करूं आपसे, इसको मैं थोड़ा सा साइड में हटा के इधर भी आपसे बात करूं कि भाई इसको यदि मैं किस तरीके से रिलेट करूं, यहां पर भी लिखा जा सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। और किस तरीके से समझिए आप लोग, मैं यहां पर भी P लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि भाई क्लियर क्या हुआ, P और Q क्या है, बराबर हैं। कहीं ऐसा केस देखकर बोलो दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो लगा के आ जाओ और बाद में आके पता चले वही क्वेश्चन गलत हो गया।
तो इतनी समझ आपको रखनी पड़ेगी कि P और Q में रिलेशन क्या है। अरे इक्वल टू है, इक्वल का मतलब है चाहे P हो चाहे Q हो, चाहे राम का हो चाहे श्याम का हो, दोनों का मतलब एक ही है। बोलो क्लियर है। तो मेरा मतलब ये है कि चाहे P को Q लिखो चाहे Q को P लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि मैं इसको P लिखा हुआ है और इसको भी मैं P मान लेता हूं, तो क्या P दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं हो गए क्या? बोलो क्लियर। जब दोनों सब्जेक्ट इधर सेम हो गए और राइट साइड में जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो तो पहले ऑटोमेटिक मोड पर सेम है, तो इन दोनों के बीच में आइदर और की कंडीशन लानी है, अपोजिट साइंस हैं, तो कितने सिंबल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी? आप बोलो सर 3 की। तो P और जो U है या Q और U है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आपको यदि आइदर और बनाना है तो 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से? ग्रेटर, लेस इक्वल, लेस ग्रेटर इक्वल। तो देखिए P और U के बीच में ग्रेटर भी है और P और U के बीच में लेस इक्वल भी है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाएगी आइदर फर्स्ट और सेकंड। बोलो क्लियर। क्या ये भी कंडीशन आपको आइदर और की समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। समझ में आ गया क्या? तो ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है ये बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मेट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन बीच में टपका देता है और आपके एक क्वेश्चन को टपका ले जाता है। समझ में आ गई बात? कब सही होगा? जब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल जब भी तो बोलते हैं जब भी पेपर देने जाओ तो आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होके जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चले गए पेपर में सेंटर में घुस रहे हो और किताब देखते जा रहे हो। ऐसे करके करते थे ना हम लोग, ठीक है, जैसे क्लास टेस्ट वगैरह में मैम 1 मिनट, ये तो नहीं होता ना। आपको पता है जब भी बोला जाता है कि पेपर से 1 दिन पहले आप रिलैक्स हो जाओ बस, ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग आराम से करो, ठीक है। तो ये जब चीजें आप रिवीजन मोड पर करते हो, क्वेश्चंस निकालते हो, तब ये चीजें आपके सामने आती है, तभी पेपर में आपसे ये सही हो पाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, ये रहा अगला क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बोल दूं, कोई भी एग्जाम यदि मैं बात करूं, बैंक का कोई भी एग्जाम बात करूं, एसबीआई पीओ बोलूं, आईबीपीएस पीओ बोलूं, मैं क्लर्क की तो बात ही नहीं कर रहा, वो सब आ जाते हैं इसके अंदर। और चाहे आरआरबी पीओ बोलूं, मेंस में, प्री में, सब जगह देखने को आपको मिलता है। बोलो क्लियर। ये एक इस तरह से एक तरह की स्टैंडर्ड कंडीशन है। इस स्टैंडर्ड कंडीशन को यदि आप समझ लेते हो तो मैं बता रहा हूं आपका नॉट इक्वल टू का केस कभी भी गलत नहीं होगा। मैं नॉट इक्वल टू का केस अलग से भी पढ़ाने वाला हूं आपको, वो एक अलग रहेगा, लेकिन यहाँ की बात जो है, यहाँ की बात आपको यहीं के पर आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बोलो क्लियर। देखिए किस तरीके से नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है। मैंने आपको बोला, मैंने बोला कि आप मेरे बराबर नहीं हो। मैंने आपको क्या बोला कि आप मेरे बराबर नहीं हो, तो आप मुझसे क्या कहोगे, सर ये क्या कह रहे हो मैं आपके बराबर नहीं हूं। तो भाई आप मेरे बराबर नहीं हो तो 2 चीजें हो सकती है बस, क्या, या तो आप मुझसे छोटे होंगे या फिर आप मेरे से बड़े होंगे। ठीक, क्लियर, दिमाग में समझ में आई। तो नॉट इक्वल टू का क्लियर मतलब क्या होता है, या तो आप बड़े होंगे या फिर आप क्या होंगे, छोटे होंगे। बोलो क्लियर है। यदि ये नॉट इक्वल टू का मतलब होता है तो कंडीशन समझते हैं किस तरीके से आपको दिया गया है। चलिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। आपको बोला गया है, मैं इस चीज को यहां समझा देता हूं, आपको बोला गया है L नॉट इक्वल टू M नॉट इक्वल टू N, यही बोला गया आपको। जब आपको ये बोला गया है तो इस कंडीशन को समझिए इसकी कि L जो है, इस सिंबल का मतलब होता है या तो बड़ा या फिर छोटा। सिंबल का मतलब होता है या तो बड़ा या फिर छोटा। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये है यहाँ पर कहीं भी आपको इक्वल टू का सिंबल नहीं देखने को मिलेगा। बोलो क्लियर। यदि आपको इक्वल टू का सिंबल नहीं देखने को मिलेगा तो क्या क्या कंडीशन होने वाली हैं उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो एक चीज बताइए, मैंने आपसे बोला कि जो L है वो M से बड़ा है, बोल दिया आपको। फिर मैंने बोला L जो है वो N से छोटा भी हो सकता है। M को N से रिलेट किया कि M जो है वो N से बड़ा है या फिर N से छोटा है, यही कंडीशन बोली। यदि इन दोनों के बीच में, L और M के बीच में, यदि मैं आपसे कंडीशन पूछूं कि L और M के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप मुझे क्या कहोगे, या तो सर L M से बड़ा होगा या फिर L M से छोटा होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको, समझ में आ रही बात आपको?
मैंने क्या बोला, या तो LM से बड़ा होगा या फिर LM से छोटा होगा। इन दोनों के बारे में बात हो रही है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इन दोनों के बीच में मुझे नहीं मालूम है, जब भी नॉट इक्वल टू का सिंबल लगा रहता तो इन दोनों के बीच में स्पेशली मुझे मालूम नहीं होता कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो इनमें मैं आइदर और की कंडीशन लगाऊंगा तो यही तो बोलूंगा, या तो L बड़ा होगा या फिर L छोटा होगा। तो आइदर फर्स्ट और सेकेंड, वो किस किस के बीच में, L और M के बीच में, या फिर M और N के बीच में लग सकती है। लेकिन मेरे से क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है L और N के बीच में क्या रिलेशन है, L और N के बीच में। तो चलो इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। क्या आपको L और M का रिलेशन समझ में आया? L M से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो आइदर और के लिए दो सिंबल की जरूरत पड़ेगी, बोलो क्लियर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि सर ये रहा यहाँ पर L, कंडीशन बन सकती है LM से बड़ा है, N से छोटा है, ये कंडीशन बन सकती है। अगली कंडीशन मैं बोलूं LM से बड़ा है, ऐसे भी हो सकता है। अगली कंडीशन क्या बन सकती है, LM से छोटा हो, N से बड़ा हो। और अगली कंडीशन क्या बोलती है, L ये छोटा हो और इस तरीके से हो। क्या ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है कि भाई, बोलो क्लियर। तो अब आप मुझे एक चीज समझाइए कि यदि इस केस को और इस केस को यदि मैं रिमूव करता हूं, इसमें तो मुझे पता है कि L N से बड़ा है, इसमें पता है L N से छोटा है। दो कंडीशन समझ में आई। तो क्या क्या समझ में आया, L N से बड़ा है, एक तो ये समझ में आया, और L N से छोटा है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन क्या दो ही कंडीशन थी क्या? दो कंडीशन नहीं है सर, और भी हो सकता है। देखो L M से बड़ा है और M N से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि यदि ये 10 है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक। और 8 जो है वो M जो है वो N से छोटा, तो ये क्या क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, और ये 11 भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब L और N के बारे में आपको जानकारी नहीं है, और L और N के बीच में आपको दिख रहे होंगे अपोजिट साइन। मैं इस चीज को यहाँ तक क्यों समझा के लाया, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोलता ना कि L और N के बीच में अपोजिट साइंस हैं, तो आपको समझ में नहीं आती पिक्चर। बोलो क्लियर। इसलिए मैंने चारों केस लिख के बताए कि L N से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और इनके बारे में कुछ मालूम नहीं, मतलब बराबर भी हो सकता है। बोलो क्लियर। तो L और N का रिलेशन अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि L और N के बीच में यदि मैं डायग्राम फाइनली आपको बना के दिखाऊं इसका, तो वो क्या होता है देखना एक बार ध्यान से। L और N के बीच में जो रिलेशन का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है कुछ, L ग्रेटर लेस M ग्रेटर लेस N, ये बनता है इसका रिलेशन। अब L और M के बारे में तो मुझे मालूम है कि L या तो M से बड़ा होगा या फिर M से छोटा होगा, ठीक है। M और N के बारे में भी मालूम है, या तो M N से बड़ा होगा या फिर N से छोटा होगा। इन दोनों में आइदर और लगाना है तो दो सिंबल रिक्वायर रहेंगे, इन दोनों में आइदर और लगाना है तो दो सिंबल रिक्वायर रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा L और N के बीच में, तो L और N के बीच में जो सिंबल्स आ रहे हैं वो अपोजिट आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अपोजिट आते आपका दिमाग चमक जाना चाहिए कि सर जब जब L और N के बारे में बात होगी तो मुझे पता नहीं है L N से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ओवरऑल यदि मैं आपको कंक्लूड करूं इस चीज को, तो किस तरीके से कंक्लूड करूंगा, मैं आपसे बोलूंगा कि जो L है ना वो N का रिलेशन, L का N से रिलेशन कैसे कंक्लूड होगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। क्या ये समझ में आई? तो L से N तक रिलेशन यदि आप आइदर और का बनाना चाहते हो, अपोजिट आपके साइन हैं, तो आइदर और की कंडीशन बनाने के लिए दो कंक्लूजनों में 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड। बोलो क्लियर है? कितने चिन्ह चाहिए होंगे आपको? 3 चिन्ह चाहिए होंगे। तो चलिए अब मैं चलता हूं फाइनली क्वेश्चन पर। इतना मेरे को इस थीम को समझाने का मतलब क्या था, वो मैं आपका मोटो मेरा क्लियर था, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो ये मैंने 5 केस लिया है। 5 केस क्यों लिए बच्चों? आप ही के लिए लिए हैं, जिसमें आप कभी भी किसी केस में कंफ्यूजन में ना हो। डिटेल में पढ़ते हैं। देखो सुनो, L से N के बीच में, तो आप एक चीज क्लियर रखिए सर, L से N के बीच में चाहिए, L से N के बीच में ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर लेस ऐसा आ रहा है। तो L और N तो नहीं हुए ना कंडीशन में, L N से बड़ा हो सकता है, N L से बड़ा हो सकता है, और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। बोलो क्लियर। तो 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड इन 2 कंक्लूजन्स। दिस इज द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ आइदर और इन दैट स्पेशल केस। बोलो क्लियर। तो L से N के बीच में ये चीज भी डाउट में है। मैं यदि आपसे बोलूं L से N के बीच में ये जो चीज है वो भी डाउट में है, और ये भी चीज है जो डाउट में है। जब डाउट में है, नो रिलेशन है L और N के बीच में, एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, तभी तो आइदर और का केस आता है।
एल एन दोनों ही सब्जेक्ट क्या हैं, समान। ये फोन किसका बजा रहा है? आवाज आ रही है। अरे बाहर नहीं आया यार, फोन बज रहा था। नहीं है ना वो, एक तो तुम्हारी कसम ना है, खत्म। आओ 4 ही तो नहीं यार, एक और मैंने 2 तो सर को खिला दी थी, 2-3 मैंने पी ली, 2 नहीं खुल रही हो। अरे अब कहाँ है, सुनो एक रखी हुई, लेकिन उसको साथ नहीं शेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि भाई एल और एन का जो रिलेशन मैंने आपको बताया कि एल से एन के बीच में क्या क्या हो सकता है। एल से एन के बीच में 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड। बोलो क्लियर है? तो चलिए, क्योंकि अपोजिट सिंबल है, एल से एन के बीच में अपोजिट सिंबल है, यहाँ पर आपका ग्रेटर है, यहाँ पर लेस है, यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर लेस है। बोलो क्लियर, समझ में आ रही बात? तो इस तरह का जब केस बनेगा तो आपको 3 सिंबल्स रिक्वायर्ड होंगे यदि आप आइदर और का केस बनाना चाहते हैं। तो एल से एन के बीच में ग्रेटर इक्वल मिल गया, किसकी रिक्वायरमेंट है? लेस देन की। इसका मतलब ये जो केस है वो किसका बन गया आपका? आइदर फर्स्ट और सेकंड बन गया आइदर और का सिंबल। चलो आगे चलते हैं। एल से एन के बीच में, एल से एन के बीच में ग्रेटर मिल गया, ठीक है, डाउट में है। एल से एन के बीच में लेस मिल गया, ये भी डाउट में है। अब आप ये बताओ, जो एल और एन के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है, 2 सिंबल चाहिए कि 3 सिंबल चाहिए? सर तीनों चाहिए, ग्रेटर चाहिए, लेस चाहिए और इक्वल भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इस केस को, सेकंड जो केस होगा उसको बोलूंगा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। सब कुछ समान होने के बाद, सब्जेक्ट भी समान होने के बाद, फिर भी मैंने इसको क्या बोला? नाइदर। आप समझ गए होंगे किस लिए बोला। बोलो क्लियर? चलिए बात करते हैं तीसरा केस, एल ग्रेटर देन एन। एल एन से बड़ा है, ठीक है, ये भी डाउट में है, ये भी डाउट में है, लेकिन मुझे 3 सिंबल्स रिक्वायर्ड है, ग्रेटर आ गया, लेस आ गया, इक्वल आ गया। ये भी केस किसका हो गया? आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड। बोलो क्लियर है? चलते हैं चौथे केस की तरफ। चौथा क्या है? एम से एन के बीच में। अब आप क्लियर रखो, एम से एन के बीच में देखो, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो कहने का मतलब एम से एन के बीच में, एम से एन के बीच में बात यदि मैं करूं तो क्या मुझे आइदर और बनाने के लिए इक्वल की जरूरत है क्या? आप बोलो सर कोई जरूरत नहीं। क्यों? या तो एम एन से बड़ा होगा या फिर एम एन से छोटा होगा। बोलो क्लियर? तो चलिए, ये वाला जो केस है ये आपका आइदर और का बहुत आसानी से बन गया, आपको कोई लोड नहीं है। तो आपको बस बच्चा यही समझना है कि कब 2 सिंबल रिक्वायर्ड है और कब 3 सिंबल रिक्वायर्ड है। ठीक, आइदर और के लिए। एम और एन के बीच में, अरे एम और एन के बीच में आपको कितने सिंबल्स चाहिए? अभी बताया था, एम और एन के बीच में केवल सर 2 सिंबल्स चाहिए। इसका मतलब ये या तो एम एन से बड़ा होगा या फिर एम एन से छोटा होगा। बराबर का केस कैसे आ गया? इसका मतलब ये है कि ये भी डाउट था, ये भी डाउट था, लेकिन ये कंक्लूजन किस में चला गया? नाइदर में, नीदर नॉर में। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। तो इस केस के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो कौन कौन सा केस आइदर का? एक तो फर्स्ट वाला केस आइदर का था, एक आपका थर्ड वाला केस आइदर का था, एक आपका ये वाला केस आइदर का था। समझ में आई बात? इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं? जिससे बच्चों आपको दिक्कत ना आए, आपको लगे सर ऐसा क्वेश्चन तो मैं पढ़ा हुआ हूं पहले से, और पेपर में बैठोगे याद करोगे गुरुजी को। बोलो क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगला केस बताते हैं आपको क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये रहा, L ग्रेटर है M से, M नॉट इक्वल टू है N से, और N लेस देन है O से। ठीक, आपको जो रिलेशन पूछा गया वो पूछा गया M और N का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लोड नहीं आने देंगे आपके ऊपर कम से कम। कैसे? चलो मैं यदि इसको बनाता तो किस तरीके से बनाता? L ग्रेटर देन M और M और N का रिलेशन है कि M नॉट इक्वल टू N, तो M N के बराबर नहीं है तो क्या होगा? या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ग्रेटर होगा चाहे लेस होगा। ये रिलेशन है आपके सामने। जब ये रिलेशन आपके सामने है, चलो मैं आंसर देने की बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मुझे चाहिए M से N के बीच में, तो ये बताइए मुझे M से N के बीच में यदि मैं M से N के बीच में यदि मैं आपको आइदर और समझाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज सेट है, सर M से N के बीच में, M से N के बीच में मुझे 2 ही सिंबल चाहिए।
कौन कौन से? एक ग्रेटर का, एक लेस का। क्या एम और एन के बीच में आइदर और की कंडीशन, मुझे पता है कि एम और एन के बीच में यदि मैं कुछ भी बोलूंगा वो सब कुछ डाउट में जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक इक्वल वाले चिन्ह को छोड़कर इक्वल यदि मैं बोलूंगा कि m इक्वल टू n, तो आप उसको डेफिनेटली रॉन्ग करोगे, क्योंकि ऊपर बोला हुआ है m नॉट इक्वल टू n। लेकिन m और n के बीच में यदि मैं ग्रेटर बोलूंगा तब भी आप डाउट बोलोगे, मैं लेस बोलूंगा तब भी आप डाउट बोलोगे। तो फाइनली कोई तो आंसर देना पड़ेगा। तो m और n के बीच में दो ही सिंबल हैं, ग्रेटर और लेस के। तो ग्रेटर लेस है तो इक्वल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस केस में m और n के बीच में आइदर और बनाने के लिए केवल कितने सिंबल्स रिक्वायर्ड हैं? आप बोलोगे सर केवल दो सिंबल्स रिक्वायर्ड हैं। कौन कौन से? एक ग्रेटर का, एक लेस का। तो देखिए दोनों सब्जेक्ट सेम है, लेकिन ग्रेटर तो आ गया, लेस भी आ गया, इक्वल क्या कर रहा है यहाँ पर? इस इक्वल ने इस केस को क्या बना दिया? आइदर की जगह नाइदर, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नाइदर नॉर। बोलो क्लियर? ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। चलो इधर आ जाओ बच्चों, दोनों सब्जेक्ट सेम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सब्जेक्ट क्या है? सेम। जब दोनों सब्जेक्ट ही सेम हैं तो इनके बीच में, एम और एन के बीच में आइदर और बनाने के लिए एक चीज की आवश्यकता होगी, वो आप समझ गए होंगे कि सर एम और एन के बीच में यदि मुझे आइदर और बनाना है तो मुझे केवल दो सिंबल चाहिए, या तो वो बड़ा हो या फिर वो छोटा हो। कहीं भी बराबर का मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो या तो बड़ा हो या फिर वो छोटा हो। ये जो केस है इस स्टेटमेंट के हिसाब से किस में चला गया? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्या बच्चों समझ में आ रही है बात आपको? जो भी मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, एक एक चीज को इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए, हर केस को ले रहे हैं उसके अंदर। चलो चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो मैं नहीं चाहता आप लास्ट का क्वेश्चन गलत करके जाओ, ठीक है बच्चों? चलिए बात करते हैं, एम से कहां तक देख रहा है? पी तक। एम से कहां तक देख रहा है? पी तक। तो मैं आपसे बात करूं कि एम से जाना है कहां तक? पी तक, पहले वाले में, और दूसरे वाले में जाना है पी से एम तक, तो एक चीज समझ लेना। देखो इसमें भी हम लोगों को कंफ्यूज हो जाती है, सर एम पी एम ये कुछ गड़बड़ करेगा क्या? देखो बिल्कुल करेगा। आप चिन्हों को देखा करो, एम पी से बड़ा है, एम जो है वो पी से बड़ा है, और यदि एम की तरफ से इधर देखो तो एम जो है वो पी से छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? एम लेस देन इक्वल टू पी, और ऊपर तो आपको पता ही है लिखा हुआ है m ग्रेटर देन p। अब मुझे बताइए क्या इसमें कोई समस्या है? कोई समस्या है कि इसमें? अरे दोनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक? चाहे मैं p को इधर से पढ़ूं, p ग्रेटर, भाई p की तरफ तो ग्रेटर इक्वल टू का साइन होना चाहिए। देख लो p की तरफ ये ग्रेटर इक्वल टू का साइन। मैंने क्या किया? सब्जेक्ट सेम किए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। चलो m और p को रिलेट करते हैं, m यहाँ है, p यहाँ है। m और p के बीच में कौन कौन सा चिन्ह आ रहा है? आप बोलोगे सर ग्रेटर का आ रहा है, लेस और इक्वल का आ रहा है और ग्रेटर का आ रहा है। मेरा कहने का मतलब m और p के बीच में जो साइंस है, m और p के बीच में जो साइन है वो क्या हो गए मेरे भाई? वो हो गए अपोजिट। और जब अपोजिट सिंबल हो जाते हैं, ग्रेटर आ गया, लेस आ गया, ग्रेटर इक्वल आ गया, उल्टा पुल्टा जब हो जाता है, जब साइन अपोजिट हो जाते हैं, घर बंद की स्थिति हो जाती है, तब मुझे जब भी आइदर और की चीज बनानी हो तो कितने साइंस चाहिए होते हैं? 3 साइंस चाहिए होते हैं, 3 सिंबल्स चाहिए होते हैं आइदर और कंडीशन बनाने के लिए, एक ग्रेटर, एक लेस और एक इक्वल। बोलो कोई दिक्कत है? तो 2 कंक्लूजन, 2 निष्कर्षों में आपको 3 सिंबल चाहिए, ठीक? कब? जब साइन अपोजिट हो जाए। कितनी बार बोला मैंने इस बात को? m और p के बीच में एक साइन ग्रेटर मिल गया, लेस मिल गया, इक्वल मिल गया, ये जो कंडीशन है इसकी है आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो केस था अपना, बात तो एक ही है, चाहे मैं इसको बोलूं चाहे इसको बोलूं, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है क्या? बस उसको थोड़ा कन्वर्ट करके रख दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने 7 केसेस किए हैं, इन 7 केसेस में मैंने आइदर और की हर एक टाइप की कंडीशन को डालने की कोशिश की, जिससे बच्चों को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में परेशानी ना आए, ठीक है? तो ये जो आइदर और का केस था और नाइदर और का केस था, ये ऑल अबाउट मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि मैं इसके क्वेश्चन सब नहीं कराऊंगा, मैं आपको बता दूं, अगली क्लास होगी हमारी कोडेड इनइक्वालिटी की।
जैसे नॉर्मल जो डायरेक्ट फॉर्म की इक्वलिटी इनइक्वलिटी अभी तक चल रही थी, अभी जो आगे चलेगी वो हमारी चलेगी कोडेड इनइक्वलिटी। उसके बाद से हम लोग करेंगे रिवर्स इनइक्वलिटी, उसके बाद करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाली इनइक्वलिटी, कंडीशनल इनइक्वलिटी जिसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में फिर से 15 से 20 क्वेश्चन सबके मिक्स वाले करेंगे। मिक्स वाले क्वेश्चंस करने से बच्चों को क्या फायदा रहता है, आपको पता चल जाता है, आपको सारी चीजें एक साथ माइंड में सेट करनी होती है कि सर अच्छा ऐसा होगा तो ये करूंगा, आइदर और का केस होगा तो ये करूंगा, कोडेड होगा तो ये करूंगा। वो होता है लास्ट में सारे क्वेश्चंस को करवाना। बोलो क्लियर है? तो उसको समझने के लिए पहले बेसिक भाग समझना पड़ेगा। तो आइदर और की कंडीशन में आप लोग एक ही चीज फाइनली मैं आपको बोलूंगा, जब भी अपोजिट सिंबल्स हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, दोनों गलत हो या फिर डाउट कंडीशन हो, नो रिलेशन वाली कंडीशन हो, तो उसमें आइदर और जब अपोजिट सिंबल्स होंगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। बोलो क्लियर? समझ में आ गई बात? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कितने सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 सिंबल्स की। ग्रेटर है तो उसके साथ लेस इक्वल काम करेगा, और लेस है तो उसके साथ ग्रेटर इक्वल काम करेगा। और नहीं, यदि अपोजिट नहीं होंगे तो उसके अंदर आपको 2 ही सिंबल से आपका काम चल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रही है बात? तो आइदर और का जो केस है वो आप लोग हर एक केस को खुद से बना के देखिएगा। कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खाली पड़ा है, भर दीजिए उसको। हम तो चाहते हैं आप हम लोगों से जुड़े। तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, जो लिंक है सब्सक्रिप्शन में, उसको आप लोग आराम से करिए। उसमें आप लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को उनको जोड़ोगे उतना ही हमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी तरफ से। आप हमें क्वेश्चन दोगे और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आपको सॉल्व करके देंगे। चाहे आप कहीं से भी वो क्वेश्चंस ला के देते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं बैंक से रिलेटेड, आपको उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड हो, आपको मेहनत ना करनी पड़े। बस आपको मेहनत इतनी सी करनी पड़ेगी, उस क्वेश्चन को पहले हमारे बताए बिना आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, और तब उसके बाद आप सॉल्यूशन लोगे तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं भी कर सकता था। बोलो क्लियर? तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।